Hello students and welcome to our channel class 10th Biodata 247. So in this class जैसे कि आप सब लोग थंबनेल जान रहे हैं कि वायरल पेपर में आपको बताने वाला हूं। अब ये वायरल पेपर क्या होता है, क्या मैं पेपर को लीक करने वाला हूं या फिर मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में जरूर हो जाएंगे। क्या मैं गॉड हूं? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। और जल्दी से रियलिटी की तरफ आ जाइए। हम सिर्फ प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और हमको किस तरह से अपने क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो बेसिकली वी नो दैट 2026 का जो सैंपल पेपर है उसमें जो लिटरेचर के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या था और उन क्वेश्चंस के अंदर आपको किस तरह से चीजें ठीक करनी है, राइट। तो मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताऊंगा, ठीक है, कि किस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को फ्रेम करना है और किस तरह से आपको गाइडेंस मिली है कि कितने क्वेश्चंस आपको कितने नंबर आपको, कितने मार्क्स आपको आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर मिलेंगे, कितने मार्क्स आपकी ग्रामर एक्यूरेसी पर मिलेंगे, ठीक है, और कितने मार्क्स आपके एक्सप्रेशन पर मिलेंगे। तो ये सारी की सारी बातें इंक्लूड की जाएंगी और उसी के हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे और इसी हिसाब से आपकी कॉपी भी चेक होती है। तो आइए जरा देखते हैं कि सैंपल पेपर 2026 के अंदर किस तरह से क्वेश्चन फ्रेमिंग की गई है और उसको हम किस तरह से डील करेंगे आने वाले क्वेश्चन के लिए। तो भाई बिना किसी देरी के क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो लिटरेचर में आपके पास क्वेश्चन आया है वो कहां से आया है, जरा देख लीजिए कहां से आया है। तो क्वेश्चन जो बच्चे आया है वो बेसिकली आया है फर्स्ट फ्लाइट से। यू नो दैट यहां पे सीगल आपका एक बर्ड है जो उड़ नहीं पा रहा है और जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो डरा हुआ है, वो हेजिटेट है, लोग उसकी मॉकिंग भी करते हैं। तो इस तरह से वो इस स्टेप नहीं ले पा रहा, अपनी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो कर नहीं पा रहा है। बाकी सारे उसके जो सिबलिंग्स हैं वो फ्लाइट कर पा रहे हैं बट वो नहीं कर पा रहा है। तो चलिए, ये तो आपने सबने पढ़ी रखा है। क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या लिखा है। देखो, क्वेश्चन का जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है वो यहां से लिया गया है, जरा देखते रहिएगा बच्चे। क्या लिखा है? ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। डिजी कहते हैं बच्चे थोड़ा सा जैसे चक्कर आ रहे हो, ठीक है। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स। तो उसने अपने विंग्स को फ्लैप्ड किया वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स। सोर्ड का मतलब ऊपर चले जाना, ऊपर की तरफ ऊंचाई भरना, ठीक है। गा 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 गाउल गो किया। हिज मदर स्वॉप्ड हिम पास्ट। उसकी जो मदर है वो बहुत तेजी से उसके पास से गुजरी। स्वॉप्ड मतलब स्विफ्टली, राइट। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज। उसके जो विंग्स थे वो बहुत शोर कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम। फिर उसने दोबारा से चीख कर आंसर किया अपनी मदर को। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। फिर उसके फादर उसके ऊपर गए, ऊपर से चिल्लाते हुए और शोर मचाते हुए वो उसके ऊपर से गुजरे। ही सो his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. तो उसके आसपास आके कभी उसके पास से गुजर रहे हैं, कभी उसके नीचे से गुजर रहे हैं, कभी उसके किनारे से गुजर कर जा रहे हैं। ये सारे उसके भाई और बहन उसके साथ करने लगते हैं। and then फिर क्या होता है? हाँ, then he completely forgot that he had always been able to फ्लाई। हाँ, ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। फिर वो बिल्कुल सोचना उसने बंद कर दिया कि कभी उसको ऐसा भी लगता था कि हाँ मैं नहीं उड़ पाता था। उसकी सोच ही दिमाग से निकल गई, उसे लगता था कि मैं हमेशा से ही उड़ पाता था, राइट। इसके बाद ही एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, और अपने आप की तारीफ करी, टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली, और चिल्लाते हुए निकल पड़ा, ठीक है। तो ये सारा का सारा आप समझिए इसका। अब यहां से क्वेश्चंस किस तरह से पूछा गया वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है? कॉन्ट्रडिक्ट द व्यू दैट यंग सीगल सेलिब्रेटेड हिज मेडन फ्लाइट। मेडन फ्लाइट का मतलब उसकी पहली फ्लाइट जो थी उसको ये कह रहा है कि उसने अलोन, यानी उसकी जो मेडन फ्लाइट थी वो अलोन हुई। अब अलोन तो हो नहीं, पूरे एक्सट्रैक्ट से पता लग रहा है कि ये काम अकेले तो हुआ नहीं था, बल्कि उसके फादर, उसके मदर, उसके भाई बहन सब उसके साथ मजा ले रहे थे। तो इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट करना, हाँ कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। तो यहां ऐसे क्वेश्चंस, अब देखिए क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है आपका, तो उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। यानी 2 मार्क्स का मतलब यही है कि आप 3 से 4 लाइन में खत्म कर देंगे।
3 और 2 लाइन में भी खत्म कर सकते हो अगर आप चाहो, वो डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट 3 लाइन तो लिखो, अगर 3 से 4 लाइन तो लिखो अगर 2 नंबर का आपका 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। सो बेसिकली आपको पता है इस सिंपल है कि ऐसा तो नहीं हो रहा था, तो पहले तो लाइन में इसको कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, डिनाई करेंगे कि ये ऐसा नहीं है, ताकि जब एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन का आंसर पढ़ते ही वो समझ जाए कि बच्चे को बात पता है। यही मार्क्स आपको मिलने लगेंगे। जैसे ये लिखा है द यंग सीगल डिड नॉट, तो यहां पर आप इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर देंगे कि डिड नॉट सेलिब्रेट हिज मेडन फ्लाइट अलोन, हिज मदर एंड फादर इनकरेज्ड हिम। तो अब यहां पे किस किस को इन्वॉल्व किया, मदर और फादर को क्या करा, इन्वॉल्व किया कि उसे इंकरेज किया, ठीक है, उसके पास गुजर कर उसे प्रमोट कर कर एडिशनली, और इसके अलावा मतलब मदर फादर ही नहीं बल्कि उसके जो सिबलिंग्स थे वो भी उसके आसपास उड़ रहे थे, वो भी उसके आसपास उड़ रहे थे, फर्दर मोटिवेटिंग, उसे और मोटिवेट करने के लिए। तो कलेक्टिव, अब देखो यहां पे से क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया, द कलेक्टिव प्रेजेंस ऑफ हिज फैमिली मेड द विक्ट्री अ शेयर्ड एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं था कि वो अकेले ही इस एक्सपीरियंस को ले रहा था, बल्कि उसकी फैमिली भी उसके साथ साथ उस एक्सपीरियंस को शेयर कर रही थी, रादर देन अ सॉलिटरी वन। सॉलिटरी का मतलब यानी ऐसा नहीं हुआ कि वो अकेले ये काम कर रहा था। सो देखो किस तरह से क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है बहुत आराम से। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन आया है इसी के ऊपर, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन यू नीड टू रीड क्वेश्चन अगेन एंड अगेन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड विद वन गो। ओके, सो आप बहुत ही हर्डल नहीं पैदा करेंगे, बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट नहीं करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर फटाफट करना है, टाइम का रेस्टोरेंट आपके दिमाग में रहता है, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन जब तक आपको पूरी तरह से समझ में ना आ जाए, डू नॉट डेयर टू राइट अ वर्ड, एक भी वर्ड लिखने की हिमाकत मत कर देना अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। ट्राई एंड ट्राई अगेन, रीड एंड रीड अगेन द क्वेश्चन थोरोली। आप क्वेश्चन की जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, द मच बेटर आंसर यू आर सपोज टू राइट एट दैट टाइम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया, देखिए ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1 से 2 लाइन में इसको लिख सकते हो, या 1 वर्ड अगर रिक्वायर्ड है तो 1 वर्ड में भी लिख देंगे। अब देखिए ये ऑप्शनल है, तो आप ऑप्शन लगा के भी आ सकते हो और इसके आगे लाइन ये लिख सकते हो, ठीक है। ओके, गॉट इट। तो ऑप्शन बी लगा के भी आ सकते हो। अगर देखिए कई बार ऐसा होता है, मैं अच्छा एक बार और बता देता हूं, कई बार ऐसा होता है ना, जैसे खाली आप बी लिख के आ गए, तो कई बार है ना कुछ ऑप्शंस, कुछ वो ऐसे होते हैं पता नहीं लग पाते हैं, तो इट्स बेटर कि आप वो पूरा ऑप्शन लिख दें, है ना। इट इज अ बेटर आइडिया कि आप वो पूरा ऑप्शन लिखे, इवन इफ इट इज रिटन व्हाट इन, इफ इट इज इन MCQs इवन। सो जैसे बी ऑप्शन है, आप तो चाहे बी ऑप्शन भी लगा देते, लेकिन ऐसा मत करना, बी ऑप्शन भी लिखना है। और ऐसा भी मत करना कि ऑप्शन तो आपने लिखा नहीं और पूरा आंसर लिख के आ गए, ये गलत होगा। यहां कंफ्यूजन क्रिएट होगी एग्जामिनर को, क्योंकि एग्जामिनर को बहुत सारी कॉपीज चेक करनी होती है। वो कहां आपका पूरा आंसर पढ़ेगा, फिर वो पहले देखेगा बी ऑप्शन लिखा है, फिर चाहे अब वो पढ़े या ना पढ़े, मान लीजिए अगर यहां कंफ्यूजन होती है तो वो यहां पढ़ लेगा, लेकिन ध्यान रखना उसको ऐसा मत कर देना कि ये तो आपने लिख दिया और बी नहीं लिखा, तो आपके मार्क्स हो सकता है कट जाए, क्योंकि उसे जरा सी भी परेशानी करी दी तुमने, वो तुम्हें परेशान कर देगा एग्जामिनर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स द यंग सीगल्स एक्सपीरियंस, यानी कौन में से, मतलब इन ऑप्शंस में से बेस्ट कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन करता है सीगल के एक्सपीरियंस को एज ही स्टार्ट्स फ्लाइंग। तो पहला ऑप्शन क्या है, द यंग सीगल इमीडिएटली मास्टर्ड फ्लाइंग एंड वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। क्या वो एकदम से वो करने लगा था, बात ये सही नहीं है, हमने समरी में भी पढ़ रखा है, ऐसा नहीं हुआ। तो पहले तो वो डरा ही था, पहले उसे अगर ऑप्शन ऐसा नहीं था कि पहले ही उसे एकदम बहुत सही हो गया था, नहीं ऐसा नहीं था, बल्कि क्या हुआ, जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, तो पहले उसे तो थोड़े चक्कर आए, थोड़े से उसे चक्कर आए जब वो गिरा, है ना, डिजीनेस आई उसके अंदर। तो पहले तो वो डरा ही हुआ था, ऐसा नहीं था कि वो डरा हुआ नहीं था। तो द यंग सीगल ग्रेजुअली गेन्ड कॉन्फिडेंस, धीरे धीरे उसे कॉन्फिडेंस आया, एंड जॉइंड हिज फैमिली इन द एयर। तो ऑप्शन बी आप लगा कर आएंगे और ऑप्शन बी भी लिखेंगे और इसका आंसर भी इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द यंग सीगल्स इमोशनल स्टेट आफ्टर फ्लाइंग विद
विद हिज फैमिली, यानी व्हाट कैन बी इन्फर्ड। अगर ये क्वेश्चन आपसे आता है तो इसका मतलब क्या होता है, इन्फर का क्या मतलब होता है बच्चे, इन्फर का मतलब होता है कि आप क्या कंक्लूजन निकालोगे, क्या कंक्लूजन। जब भी इन्फर का मतलब होगा तो यहाँ पे कंक्लूजन होगा, क्या बच्चे, आप कंक्लूजन निकालेंगे कि इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, इससे क्या राय बनेगी। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द यंग सीगल्स इमोशनल स्टेट आफ्टर फ्लाइंग विद हिज फैमिली, वो उसके इमोशनल स्टेट के बारे में बात करनी है आपको। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है, 1 मार्क्स का है, लेकिन इट रिक्वायर्स 1 और 2 लाइन टू डिस्क्राइब, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि अगर 1 मार्क का है तो 1 वर्ड में आप लिख के आ जाओगे, या आपको बस ये कह दिया गया एक ही लाइन में लिखना है। जब तक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी ना हो तब तक तो आपको लिखना पड़ेगा, चाहे आप वो 1 लाइन में बात खत्म हो रही हो चाहे 2 लाइन में खत्म हो रही हो। तो जैसा आप देखोगे ये कम से कम 2 लाइन में तो लिखा हुआ है, 2 से 2.5 लाइन में, ठीक है। द यंग सीगल फील्स अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, तो उसे क्या इमोशन, देखिए इमोशनल का मतलब हमेशा रोना धोना नहीं होता है, पहली बात तो ये दिखा दूं। इमोशन तो इमोशन होता है, कई बार क्वेश्चन जो है ना आपको परेशान कर सकता है, जैसे यहाँ लिखा इमोशनल स्टेट, तो आपको क्या लगा, वो उड़ने के बाद रोने लगा था, नहीं। इमोशनल का मतलब, इमोशनल होने का मतलब हमेशा रोना नहीं होता, इमोशनल का मतलब होता है कि आप हैप्पीनेस, है ना, और आपका क्या एक्साइटमेंट, और दूसरी चीजें, पॉजिटिव भी इमोशन नहीं होता है, यानी इमोशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। सो बेसिकली वहां तो कोई रोना धोना नहीं था, बल्कि उसे अकम्पलिशमेंट यानी अपने काम को पूरा करने का एक सेंस मिल रहा था, एक्साइटमेंट हो रहा था उसको। एज ही फॉरगेट्स दैट ही वाज वंस अफ्रेड टू फ्लाई, और वो भूल गया था, कभी कभी वो डरा करता था। एंड एम्बैरेस द थ्रिल ऑफ सोरिंग एंड डाइविंग विद हिज, हाँ एम्बैरेस पढ़ रहा हूं मैं, इम्ब्रेसेस यानी वो एक्सेप्ट करता है द थ्रिल ऑफ सोरिंग एंड डाइविंग विद हिज फैमिली। आप इस तरह से आंसर करके आ जाओगे। तो आप देखिए वैसे तो आंसर यहां पे भी खत्म हो जाता है, द यंग सीगल फील्स अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड एक्साइटमेंट, ये भी आपका आंसर है। अगर आप इतना भी लिख के आओगे तो भी बात चल जाएगी, लेकिन आगे तक उसे थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आपका आंसर परफेक्शन पर आ जाएगा। आइए जरा अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये देखिए, मतलब क्वेश्चन के जो मतलब पढ़ने की, मतलब क्वेश्चन करने की जो फ्रेमिंग है वो कुछ भी हो सकती है बच्चे, क्वेश्चन करने की फ्रेमिंग कुछ भी हो सकती है, तो इस बात को ध्यान रखना। अब जरा देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। रीड द फॉलोइंग साउंड एंड मूवमेंट, आपको बताने के इसमें से क्या साउंड है क्या मूवमेंट है। अच्छा, अगर आप अपना एक्सट्रैक्ट भी पढ़ोगे ना दोबारा, तो तब भी आपको कुछ चीजें वहां से भी समझ में आ जाएंगी। जैसे मैं अगर दोबारा जाऊं उसी में और पढ़ना शुरू करूं, देखिए यहाँ पे पहले ये रहेगा, ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, उसने अपनी विंग्स को फ्लैप्ड किया, तो ये तो एक्शन यानी मूवमेंट है, तो इसे तो मैं एम बना दूंगा यार, ठीक है। फिर सोर्ड अपवर्ड्स, ही सोर्ड अपवर्ड्स, वो अपवर्ड गया, यानी यहां पे भी साउंड नहीं है, ये भी क्या है, मूवमेंट है, ठीक है। गा 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 गा, ये तो साउंड है। ही हिज मदर स्वॉप्ड पास्ट हिम, उससे गुजरती हुई गई, ये भी क्या है बच्चे, मूवमेंट है। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, ही आंसर्ड विद अनदर स्क्रीम, स्क्रीम आपका बच्चा क्या होता है, ये आपका साउंड है, स्क्रीम आपका साउंड है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग बता ही दिया खैर। ही सो his 2 brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring, का भी पता लग गया, diving. Then he completely forgot that he had always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve and shrieking, shrieking का मतलब चीखना, चीखना, चीखना भी बच्चे क्या हो सकता है बताओ, श्रीक करना, चीखना, जल्दी बताओ क्या हो सकता है। हाँ तो देखो, अब हमें इतना भी पता लग गया ना, तो हम आंसर कर सकते हैं। कैसे आंसर करेंगे, अब देखो हमें पता है ये तो आपका मूवमेंट है, ठीक है, ये मूवमेंट है, राइट, ओके, और ये आपका साउंड है, ठीक है जी, ये आपका साउंड है, और आपका क्या है जी, हाँ आपका ये श्रीकिंग चीखना, ये भी साउंड ही है, ठीक है। स्वॉप्ड जो है ये मूवमेंट है, सोर्ड जो है ये भी मूवमेंट है यानी एक्शन है। अब देखिए आपको अच्छे से पता लग रहा है कि ये और ये आपका क्या है, साउंड है। कौन सा ऑप्शन में ये आ रहा है, देखो ये आ गया, इस ऑप्शन में ये आ रहा है, और ये सारे के सारे क्या हो गए हमारे
मोमेंट्स है। तो ये आंसर हमारा सी। तो आंसर किया जा सकता है बहुत आराम से, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यानी बहुत सारे आंसर्स आपके इसी उसमें आइडिया दे रहे होंगे, एक्सट्रैक्ट से मिल रहे होंगे। तो एक्सट्रैक्ट का फायदा उठाइए और उसी को एक्सप्लेन करके आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, आइए अब दोबारा से एक दूसरा क्वेश्चन आ गया है आपका। ठीक है, ये 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। ये आया है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, भले ही आई नो दैट आपके पास टाइम नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट कि पहले तो आप समरी पढ़ें। देखिए मैंने ये आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का पूरा बुक आपको पढ़ा दिया है उसमें। ठीक है, एक ही वीडियो में आपका इन्वॉल्व है। आई एम सेइंग टू यू गाइज कि आप ऐसा ना करें कि आप समरी खाली पढ़ें, नहीं, पहले समरी पढ़ लें किसी भी चैप्टर की और फिर जाके उस चैप्टर का टेक्स्ट ज़रूर पढ़ें, क्योंकि टेक्स्ट से बहुत सारे इमोशंस बाहर निकल कर आते हैं। क्योंकि टेक्स्ट ही ऐसी चीज़ है जो, क्योंकि राइटर जब लिखता है चीज़ों को तो उस तरह से लिखता है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। गेटिंग माई पॉइंट, आपको चीज़ें समझ में आ जाए और आप उसे फील करें अंदर से। तो लिटरेचर में टेक्स्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बस आप समरी पढ़कर चले जाएं, उससे काम नहीं चलेगा। समरी पहले पढ़ लेंगे क्योंकि फिर आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे क्या कहानी चल रही है, फिर आपको है ना पढ़ने में आसानी होगी। पहले समरी पढ़ लें उस चैप्टर की और उसके बाद आप उस चैप्टर का लिटरेचर पढ़ लें, चाहे उसे नॉवल समझ के पढ़ लें, कुछ भी समझ के पढ़ लें। रात को आराम से बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया ऐसे मज़े से, आप देखना इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा और आपके आंसर्स बहुत अच्छे निकलेंगे। चलो, जैसे ये आपके सामने लिखा है, हिस्टोरियन यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्टियन इन्वेजन ऑफ 2040। क्या आपने जो मार्टियन इन्वेजन के बारे में नहीं सुना है जो 2040 में हुआ था? टस्क व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउअडेज? क्या वो पढ़ाते हैं, मतलब पढ़ा क्या रहे हैं वो आजकल, मतलब जो उन्हें यही नहीं पता कि मार्टियन इन्वेजन के बारे में ही नहीं पता। वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड। पता है आपको इन्वेजन वो कभी हुआ ही नहीं था, बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि एक सिंगल बुक ने उसे स्टॉप कर दिया था। व्हाट वाज द बुक यू आस्क? जरा पूछना वो कौन सी बुक थी? अ नोबल इंसाइक्लोपीडिया। क्या वो एक नोबल इंसाइक्लोपीडिया थी? बहुत ही सारी इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं बच्चे जिसमें हर तरह का ज्ञान छुपा हो। ठीक है, या अ टोम अबाउट रॉकेट एंड मिसाइल्स। क्या वो रॉकेट्स और मिसाइल्स का कोई टोम था? अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस। क्या वो कोई ऐसी सीक्रेट फाइल थी जो आउटर स्पेस से आई हुई थी? नो, इट वॉज नन ऑफ दोज। उनमें से वो कोई नहीं थी। इट वॉज, बट हियर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप एंड शो यू व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज एगो इन 2040। चलो मैं बताता हूं, जरा खोलो। ये क्या खोलने को बोला है भैया? टर्न ऑन करो। क्या? हिस्टोरियोस्कोप। उस टाइम की हिस्टोरियोस्कोप ऐसे बताते थे कि पूरा दिखाते थे कि क्या हुआ था। ठीक है, एंड शो यू व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज एगो इन 2014। शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर। तो उन्होंने प्रोजेक्टर को ऑन किया एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और उसे उस पॉइंट्स को लेफ्ट किया ऑन करने के लिए। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, और फिर हिस्टोरियन के ऊपर, यानी प्रोजेक्टर खोला तो स्पॉटलाइट जो है वो हिस्टोरियन के ऊपर आई। अब वो बताएगा कि क्या क्या हुआ। ठीक है, ओके, क्वेश्चन जरा देखते हैं क्या है। What does the pose indicated by the dash in the line? देखा बच्चों, अगर आप टेक्स्ट नहीं पढ़ोगे, देखो टेक्स्ट के बिल्कुल कंटेक्चुअलाइज से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी टेक्स्ट से बिल्कुल। देखो ये जो डैश है इसका भी मीनिंग आपसे पूछने की कोशिश की जा रही है। तो आप कैसे पता करोगे जब आपको ये पता ही नहीं होगा, आपने टेक्स्ट जाके पढ़ा ही नहीं होगा, तो फिर आप इसका कैसे आंसर करोगे? ठीक है बच्चे, सो देखो अगर आप यहां से देखो, मैं भी उसी तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहा था आपको जैसे वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पे देखा, नो इट वॉज नन ऑफ दोज, इट वॉज, बट हियर लेट मी टर्न ऑन। अब देखो ये कह रहा, ये बताने वाला था वो क्या है, लेकिन बट हियर, रुको मैं तुम्हें वो करता हूं, है ना। लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरियोस्कोप खोलते हैं और प्रोजेक्टर ऑन करते हैं, स्पॉटलाइट मेरे ऊपर डालो, फिर मैं आपको बताता हूं। देखो वो कह रहा इट वॉज बताने वाला था लेकिन रुक गया। तो अब देखो यहां से समझ में आ रही है कहानी की क्वेश्चन क्या था। क्या कह रहा है? अ सेंस ऑफ इंपेशंस एंड फ्रस्ट्रेशन? नहीं, ये तो नहीं है। अ पॉइंट ऑफ सस्पेंस एंड एंटिसिपेशन? हाँ, वो सस्पेंस बनाना चाहता था। तो वो बिल्कुल यही बात सच है कि वो सस्पेंस बनाना चाहता था, और ये चाहता था कि आप एंटिसिपेट करो आगे क्या होगा, खुद बताओ, क्या सोचो वो क्या हो सकता है। सो
या हो सकता है क्या अ मोमेंट ऑफ कंफ्यूजन और हेजिटेशन, नहीं नहीं नहीं, ये तो नेगेटिव वर्ड है। अ सडन शिफ्ट टू लाइट हार्टेडनेस, नहीं नहीं। एंड रिफ्लेक्टिव मोमेंट ऑफ डीप थॉट, बिल्कुल भी नहीं, वो बस सस्पेंस बनाना चाहता था, आंसर वो वुड बी बी। देखा तो किस तरह से अगर आप अपने टेक्स्ट को पढ़ते हो बच्चों, तो फिर किस तरह से क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए सभी बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसमें, हाउ डू द स्टेज डायरेक्शंस, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसीलिए 2-4 लाइन में लिए लिखा हुआ, 3-4-5-6 लाइन में वो लिखा हुआ, वैसे आप 4 लाइन में इस बात को खत्म कर सकते हो। हाउ डू द स्टेज डायरेक्शंस सच एज हिस्टोरियन टर्न्स ऑन द प्रोजेक्टर एंड स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट contribute to atmosphere and understanding of the scene in this part of the play। यानी सिंपल, जब उसने कहा कि ये चीज ओपन करो, वो चीज ओपन करो, इस चीज को बस आपको डिस्क्राइब करना है, राइट। तो कंट्रीब्यूट करना है बस आपको टू द एटमॉस्फेयर, मतलब उस टाइम का एटमॉस्फेयर क्या था, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीन इन दिस पार्ट ऑफ द प्ले, राइट। अब देखिए इस पर आप क्या लिखोगे, सिंपल सी बात है, द स्टेज डायरेक्शंस, लाइक क्या कहा उसने, लाइक टर्निंग ऑन प्रोजेक्टर एंड डिमिंग द स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट को डिम करने के लिए बोला, एंड हेल्प क्रिएट अ शिफ्ट इन फोकस एंड अ सेट द टोन फॉर द सीन। और क्या कहा कि फोकस किया, शिफ्ट इन फोकस एंड सेट द टोन फॉर द सीन, यानी उस सीन के लिए एक टोन बना दी। द प्रोजेक्टर सिग्नल्स ट्रांजिशन फ्रॉम नरेशन टू विजुअल स्टोरी टेलिंग, जो ये था, द प्रोजेक्टर सिग्नल्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम नरेशन टू विजुअल स्टोरी टेलिंग। तो वो नरेशन से कहां पर आ गया, प्रोजेक्टर क्या बताएगा, अब नरेशन से कहां पर आ जाएगा, विजुअल, विजुअल विजुअल यानी जो दिखे, स्टोरी टेलिंग। वाइल द फेडिंग स्पॉटलाइट ऑन द हिस्टोरियन रिवील्स द मूवमेंट टूवर्ड द नेक्स्ट की एक्शन और कैरेक्टर, यानी हिस्टोरियन अब जो बताएगा वो अपने मूवमेंट से, ठीक है, कि नेक्स्ट की एक्शन क्या होने वाला है और कैरेक्टर क्या होगा। हाइटनिंग द सस्पेंस एंड एंटिसिपेशन, उसने क्या करा है, सस्पेंस को हाइटन किया और एंटिसिपेशन बढ़ाने की कोशिश की ऑफ द फोर्थ कमिंग रिवेलेशन। तो यानी अब क्या होने वाला है वो उसने ये करा है। दीज टेक्निकल एलिमेंट्स गाइड द ऑडियंसेस अटेंशन, और इन सब टेक्निकल एलिमेंट्स ने गाइड किया ऑडियंस के अटेंशन को, ग्रैब किया, एंड कंट्रीब्यूट टू द प्लेस ओवरऑल पेसिंग एंड ड्रामेटिक इफेक्ट, उसको पेस देने के लिए और उसको ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए ये सारी टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी यूज की गई, डिवाइस एलिमेंट्स यूज किए गए। तो इसको कंट्रीब्यूट करने का कहा था, कंट्रीब्यूट टू द एटमॉस्फेयर एंड अंडरस्टैंडिंग द सीन ऑफ दिस प्ले, यानी किस तरह से वो अंडरस्टैंडेबल बनाया। तो देखिए क्वेश्चन 2 का अगर आप नहीं समझ पाओगे तो इसका आंसर आप कुछ का कुछ ही लिख के आओगे, इसीलिए कह रहा हूं क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन बार बार क्या कह रहा है, हाउ डू द स्टेज डायरेक्शन सच एज हिस्टोरियन टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर and spotlight on historian goes out contribute to the atmosphere and understanding of the scene in this part of the play, यानी क्या कंट्रीब्यूशन मिला है इन सब चीजों से, क्या कंट्रीब्यूशन मिला है कि हिस्टोरियन ने प्रोजेक्टर को टर्न ऑन करवाया, स्पॉटलाइट को गोज आउट किया, क्या इसको क्या कंट्रीब्यूट मिला एटमॉस्फेयर को, और क्या कंट्रीब्यूट मिला अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीन को, यानी किस तरह से समझने, अंडरस्टैंडिंग सीन को कंट्रीब्यूशन मिला है, और कंट्रीब्यूशन मिला है किसको बच्चे, एटमॉस्फेयर को। ये सारी बातें आपको बतानी थी। तो क्वेश्चन अगर आप नहीं समझ पाए तो आंसर नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। अब देखिए क्या है, थर्ड, सिलेक्ट द ऑप्शन, ये 1 नंबर का है, तो आपको बस ऑप्शन लगाना है और फिर उसको ऑप्शन को लिख देना। पहले पढ़ लेते हैं क्या, हिस्टोरियन डिसमिसेस द नोबल इंसाइक्लोपीडिया एंड रॉकेट्स बिकॉज शी वांट्स टू। देखिए हिस्टोरियन ने पहले सस्पेंस बनाया, देखो वो कोई इंसाइक्लोपीडिया भी नहीं था, देखो वो कोई रॉकेट्स वाली बुक भी नहीं थी, तो बिकॉज शी वांट्स टू, तो वो क्या करना चाहती थी, मतलब जो नरेटर है वो क्या कन्वे करना चाहती थी, जरा देखें। कन्वे इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड मिलिट्री पावर, इररेलेवेंट आंसर है, बच्चा भी लगा कर आ जाएगा, ये वाली बात तो नहीं थी। स्ट्रेस द सरप्राइजिंग एंड अनएक्सपेक्टेड नेचर ऑफ द बुक, सिंपल सी बात है, वो सरप्राइजेस और अनएक्सपेक्टेड, यानी आपको एक्सपेक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि एक नर्सरी की राइम वाली बुक थी वो, कि वो इतना कुछ कर देगी। दैट स्टॉप्ड द इन्वेजन, जिसने इन्वेजन को स्टॉप कर दिया। तो ऑप्शन लगाएंगे और इस तरह से लिखकर आ जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। ये तो सिंपल क्वेश्चन है आपका। इसके बाद, व्हाट इमोशन इज द हिस्टोरियन मोस्ट लाइकली कन्वेइंग विद द फ्रेज टस्क, टस्क
मतलब क्या यार, तुम ये भी नहीं सिखाया आज तक। डिसअपॉइंटमेंट, डिसअप्रूवल, जरा पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा खुद ही, यानी आपको ना खुद ही पता लग जाएगा कि क्या है। देखो ये लिखा, हिस्टोरियन ने कहा यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्टियन इन्वेजन ऑफ 2040 टस्क। व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउअडेज? आजकल क्या पढ़ाते हैं ये टीचर्स कि उन्हें इसके बारे में नहीं पता। तो डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है यहाँ पर। मैंने भी इसी तरह से पढ़ा था इसको, अगर आपने नोटिस किया हो तो डिसअपॉइंटमेंट आपको यहाँ पर और डिसअप्रूवल बच्चे यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ही इज लर्निंग, अब आगे आ गया द बॉल पोअम। द बॉल पोअम, ये आपको पता है कि एक बच्चे की बॉल खो जाती है ना, और उस बॉल को खो जाने से उसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उस डिस्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस से उसे मैच्योरिटी फील होती है, राइट। तो आइए ज़रा देखते हैं। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़, वो सीख रहा है। किस चीज़ के पीछे सीख रहा है? उसकी जो डेस्परेट आइज़ है, किसके लिए है? बॉल के लिए। वो जो बॉल उसकी खोई है ना, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट और बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तो वो उसी से सीख रहा है, जैसे वो आप उससे दूर गई है तो वो उससे सीख रहा है। द एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस, वो समझ रहा है क्या कि एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस यानी लॉस का मीनिंग क्या होता है। जब कोई चीज़ आपके पास से चली जाती है तो इसका मीनिंग क्या निकल कर आता है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़े होते हैं। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज एंड हाउ टू स्टैंड अप। क्या बात है। पोयम जो होती है ना, राइटर जब लिखता है ना इमोशंस डाल देता है बढ़िया करके। तो देखो कितना प्यारे तरीके से लिखा है उसने। क्या एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, यानी वो अपने वेल बिहाइंड इन डेस्परेट आइज के पीछे क्या क्या सीख रहा है। ही इज लर्निंग द एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू फिर और दूसरी बात कॉमा लगा के क्या, हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up, यानी ये जानना पड़ेगा उसको कैसे खड़ा होना है, उसे ये पता लगना, उसे ज़रूर most know many days and how to stand up, उसे पता करना ही होगा कि उसे कैसे खुद को खड़ा करना है। तो ये सारी की सारी बात जो है वो इसको लेकर है कि बॉल खो गई है, दुख हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमें जीना तो है ही, आगे बढ़ना तो है ही, उससे सीखना तो है ही। तो ये सारी बात उस पर हुई। आइए, व्हाट इमोशंस आर मोस्ट अप्रोप्रिएटली कन्वेड बाय द फ्रेज डेस्परेट आइज। तो डेस्परेट आइज यानी बॉल चली गई है। अब बॉल चली गई है तो उनमें से ये कौन कौन सी? डेस्परेट आइज एंड एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस, और लॉस का मीनिंग समझ में आ रहा है उसको। तो क्या हो सकता है ना। तो देखिए यहां पर एंगर और फ्रस्ट्रेशन ये तो ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पर वो दुखी है, उसे गुस्सा या उसे फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रही है, बल्कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, उसे दुख हो रहा है। ठीक है, तो उसे जैसे डिस्पेयर, बहुत दुख है, कन्फ्यूजन है, और हेल्पलेसनेस, बेचारा कुछ नहीं कर सकता कि क्या करे, बॉल चली गई, अब दुखी हो रहा है, क्योंकि जब कोई हाथ से चीज़ चली जाती है तो बस दुखी होता है। आप फ्रस्ट्रेट या एंग्री नहीं होते। जब कोई मर जाएगा तो आप एंग्री या फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। यानी जब आपके पास से चाहे कोई चीज़ खो जाएगी और उसमें सिर्फ यह है कि वो किसी की वजह से नहीं खोई है, खुद ही खो गई है, उसे जाना ही था, तो वहाँ पे आप एंग्री नहीं होंगे, बस दुखी होंगे। गेटिंग माई पॉइंट। सो यहाँ पे जो आंसर ए का होगा, फोर्थ होगा और फिफ्थ होगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन है? हाँ देखिए ये वाला ऑप्शन आपको नजर आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा भी है, हाँ, एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन आर लेस अप्रोप्रिएट बिकॉज द फोकस इज ऑन इमोशनल कन्फ्यूजन। तो इमोशनल कन्फ्यूजन, हेल्पलेसनेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस रादर देन रिएक्शन और रेजिस्टेंस और ब्लॉकेज। ये पर उसका रिएक्शन था भी नहीं। द बॉयज इमोशनल स्टेट इज अबाउट ग्रैपलिंग with a deeper understanding of life's impermanence rather than lashing out at loss और द सिचुएशन। यानी यहां पर जो बच्चा है ना दुखी हो रहा है, फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा है। तो यहां आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा यहीं लगा, इतना ही आंसर आप लगा सकते हो। ठीक है, यहां भी आंसर लगाओगे, इतना ही लगाओगे और ज्यादा नहीं लिखोगे। ये तो उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। व्हाट डज द फ्रेज हाउ टू स्टैंड अप सजेस्ट अबाउट द बॉयज इमोशनल ग्रोथ।
यानी जो हाउ टू स्टैंड अप का मतलब यहाँ पर क्या है, सिंपल सी बात है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और हाउ टू स्टैंड अप का मतलब यहाँ पर यह है कि अपने आप को दुख के होने के बाद, कुछ चीज खोने के बाद भी अपने आप को कैसे स्टैंड अप करना है, अपने आप को कैसे खड़ा करना है, उसके बारे में ये बात बताई गई है। सो इसमें क्या लिखा है बच्चे, द फ्रेज हाउ टू स्टैंड अप सजेस्ट्स दैट। तो यहां से लेके यहां तक तो आपको लिखना ही होता है बच्चे, है ना, क्योंकि आपसे जो मेन पॉइंट पूछा है ना वहीं से एड्रेस करते हुए आपको चीजों को लिखना होगा। क्या लिखा है, दैट द बॉय इज लर्निंग टू कन्फ्रंट एंड कॉप विद इमोशनल इंपैक्ट ऑफ लॉस। यानी यहां पर लड़का जो है सीख रहा है कि किस तरह से मुझे लॉस को क्या करना है, कोप विद करना है, उसके साथ मैनेज करना है, उसको कन्फ्रंट करना है। इट सिग्निफाइज हिज इमोशनल ग्रोथ। इससे क्या हो रहा है, उसकी इमोशनल ग्रोथ हो रही है। एज ही बिगिंस टू अंडरस्टैंड दैट फेसिंग ग्रीफ इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। क्यों हो रही है इमोशनल ग्रोथ, क्योंकि वो समझ रहा है कि ग्रीफ को फेस करना ये पार्ट का बहुत मतलब लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस रियलाइजेशन हेल्प्स टू रीच हिम टू रिकवर फ्रॉम हार्डशिप एंड एक्सेप्ट द इनएवेलेबिलिटी ऑफ लॉस। इसी से बच्चा वो सीखता है कि हार्डशिप जो है ना, कैसे उससे रिकवर करेंगे और एक्सेप्ट करना इनएविटेबिलिटी लॉस। ये बिल्कुल जैसे आप बुद्धा की कहानी है, गौतम बुद्ध की कहानी और है, ये उससे मिलती जुलती कहानी है। अगर आप उसे रिलेट करोगे तो दोनों कहानियां आपस में मिल जाएंगी। क्वेश्चन बन सकता है यहां से, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट कन्वेज द पोएट्स आइडिया दैट लॉस इज यूनिवर्सल। देखो मोस्ट नो, आइए जरा पढ़ते हैं। लॉस इज यूनिवर्सल कैसे पता करोगे पढ़कर वहां पे, देखो पढ़ो ये क्या लिखा है, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोर नोस्ट मैनी डेज। हाउ टू स्टैंड अप, यानी यहां पे देखिए बताया एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो, ये दोनों वर्ड जो है वन डे नो एंड मोस्ट नो, एवरी मैन से रिलेट किया गया, एवरी मैन। सो एवरी मैन हैज टू फेस इट, एवरी मैन हैज टू फेस लॉस, एवरी मैन हैज टू एक्सेप्ट। तो यहां पे ये यूनिवर्सैलिटी ऑफ लॉस बताया गया है। जिस तरह से बुद्धा के चैप्टर में वो जो औरत आती है अपने मरे हुए बेटे को लेके कि इसे जीवित कर दीजिए, उसके बाद वो कहता है कि जाइए वहां से मस्टर्ड लाइए, उस घर से मस्टर्ड लाइए जिस घर में कोई मौत ना हुई हो। तो वो जब सारी जगह घूमती है और उसे पता लगता है कि क्या कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसने डेथ को फेस ना किया हो, तो ये भी तो लॉस ही है। तो ये भी यूनिवर्सैलिटी ऑफ लॉस है। उसने एक्सेप्ट किया और माना कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये सभी के साथ होता है और इसको एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। इसके बाद व्हाट इमोशंस आर मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये तो हो गया था सॉरी, हाँ, तो मोस्ट नो जो वर्ड यूज किया गया है तो वो लॉस इज यूनिवर्सल के लिए बताया गया है, ठीक है। इसके बाद fill in the blank with phrase to suitably complete the sentence, यानी फिलअप करना, the loss of his ball symbolizes, तो वो किस चीज को सिंबलाइज करती है, यानी बॉल जो है वो लॉस हो गई। इनमें से कोई सा भी आप आंसर लग सकते हो, जैसे देखिए इसमें लिखा पहला आंसर ये the inevitable hardships, यानी वो ऐसी हार्डशिप जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको उसे फेस करना ही होगा, एक्सेप्ट करना ही होगा। द हार्डशिप आप इतना भी लिख सकते हैं, द हार्डशिप्स, द फर्स्ट इंकाउंटर विद ग्रीफ, द हार्श रियलिटीज, कुछ भी लिख सकते हैं आप, द फ्लीटिंग नेचर ऑफ जॉय एंड ट्रांजिएंट नेचर ऑफ मटेरियल पोजेशंस, ये कुछ भी आप लिख सकते हो इसमें से जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन वो द लॉस ऑफ द बॉय इन चीजों को सिंबलाइज कर रही थी, ठीक है। आइए ऑप्शन मतलब बी पर आ जाते हैं, यानी जो और में आपसे पूछा गया है। आइए जरा देखते हैं। और इफ सम टाइम, देखिए कहां से पूछा गया है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यानी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल का मतलब होता है हाउ टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल, हम अपने वाइल्ड एनिमल्स को कैसे पहचानें। ये बहुत ही ह्यूमरस और एजुकेट करने वाली पोएम है, मतलब चैप्टर है सॉरी।
सॉरी, हाँ ये तो उसमें लिखी हुई है ना, भूल गया है, तो पोया में, सॉरी, दिमाग भी काम करना बंद कर देता कई बार। चलो, और इफ सम टाइम व्हेन roaming round, a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground. Just notice if he eats you. मतलब ये कह रहे हैं if some time when roaming around, अगर आप कभी घूम रहे हो, है ना, और एक नोबल, बहुत ही नोबल, क्या कह रहे हैं, नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. जब नोटिस करना, जब वो आपको खाने लगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो क्या है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर। ये सिंपल रूल है क्या जानने के लिए कि दिस इज अ बंगाली टाइगर। ये बड़ी ह्यूमरस पोएम है, बहुत शानदार, ठीक है, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या है ना, टू डिसर्न, तो फिर आपको इंसाइट्स मिल जाएंगे कि ये एक्चुअली क्या है। तो ये एजुकेट करने की कोशिश की जा रही है, ये भी मतलब ह्यूमर भी यूज़ किया जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि इन वाइल्ड एनिमल्स के पास जाना मत, वरना क्या होगा। नहीं, जाके तो देख लो, जाके देख लेना, वो कहते हैं ना, कहावत है, नहीं मानता है तो मर के देख ले भैया, है ना। तो ये वही वाली बात। आ जाइए, क्वेश्चन क्या पूछेगा इस पे, व्हाट डज द पोएट इम्प्लाई बाय रेफरिंग टू द बंगाल ट्री एज अ नोबल बीस्ट। अब नोबल बीस्ट भी और नोबल भी, तो जरा देखें क्या ऑप्शंस पढ़ते हैं, उससे पता लगेगा। द टाइगर इज मजेस्टिक एंड डिग्निफाइड डिस्पाइट इट्स फेरोसिटी, यानी उसकी मतलब देखने में वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, फियरफुल है, लेकिन वो डिग्निफाइड है और मजेस्टिक है। ये ऑप्शन कुड बी द राइट आंसर, लेकिन और ऑप्शन पढ़ लें ताकि आपको और पता लगे। द टाइगर इज काइंड एंड कंसिडरेट टुवर्ड ह्यूमंस, ये तो एक टाइगर का नेचर ही नहीं है। और वैसे भी वो कह रहा है कि इफ ही ईट्स यू देन यू विल नोटिस दैट ही इज अ टाइगर। द टाइगर हैज़ अ लॉयल लीनेज एंड शुड बी रेवर्ड। नहीं, ये तो खैर ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। द टाइगर इज अ सिंबल ऑफ फियर एंड डिस्ट्रक्शन, तो फिर उसे नोबल नहीं कहा जाएगा, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आंसर सही है, द टाइगर इज मजेस्टिक एंड डिग्निफाइड डिस्पाइट्स इट्स फेरोसिटी, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, कंप्लीट द फॉलोइंग सूटेबली। द वर्ड ग्राउंड इन द लाइन विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड रेफर्स टू, वो उसकी स्किन को बोलता है शायद, द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टाइगर्स कोट विच इज येलो, यानी जो उसका बैकग्राउंड कलर है यानी येलो होता है पूरा, और स्ट्रिप्स जो होती हैं वो ब्लैक होती हैं। हाउ डज द पोएट यूज ह्यूमर इन डिस्क्रिप्शन ऑफ बंगाल टाइगर, यानी ह्यूमर कैसे यूज करता है, तो वो आपको पता है ये ह्यूमर कैसे यूज कर रहा है। देखो क्या लिखा है, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद अ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, ये सिंपल रूल से आपको पता लग जाएगा द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि बंगाल मतलब आपको इंसाइटफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बंगाल टाइगर की हो जाएगी जब वो आपको खा लेगा। तो ये ह्यूमर है, खाने के बाद पता लगेगा आपको। तो देखो क्या, द पोएट यूजेस ह्यूमर टू प्रेजेंट बंगाल टाइगर डेंजरस नेचर इन अ लाइट हार्टेड वे। देखो ये लाइन जो है ना बच्चे, ये लाइन जो है बस इस बात को बताने के लिए कि हम आगे क्या बताने वाले हैं, यानी ये लाइन सिर्फ इस बात को बताएगी जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है हम उसी का आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे फिर क्या कहा गया, बाय डिस्क्राइबिंग इट एज नोबल, उसे नोबल बट ह्यूमरसली सजेस्टिंग आइडेंटिफिकेशन थ्रू बीइंग ईटन, है ना, और उसे फिर जस्टिफाई कर, नोबल भी बता रहा है और साथ साथ ये भी बता रहा है वो तुम्हें खा लेगा। द पोएट सॉफ्टन्स द फियर एसोसिएटेड विद द टाइगर, टाइगर के साथ जो फियर होता है वो उसको सॉफ्ट एंड लाइट हार्टेडली बताना चाहता है, एंड मेक्स इट्स फ्रियोसिटी एंटरटेनिंग, और उसकी जो फेरोसिटी, उसका जो डर है वो उसको एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश की जा रही है। द प्लेफुल टोन एंड द आयरनिक कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन कॉलिंग द टाइगर नोबल एंड फोकसिंग ऑन इट्स फेरोसिटी क्रिएट ह्यूमरस इफेक्ट, यानी एक बार को वो भी कह रहा है नोबल है और दूसरी बार में उसकी फेरोसिटी को एक्सप्लेन भी किया जा रहा है कि ही विल ईट यू। सो ये अपने आप में ह्यूमरस बना रहा है इस चीज को, मेकिंग द टाइगर्स डेंजरस नेचर सीम अम्यूजिंग रादर देन फ्राइटनिंग। तो
मतलब यह उसका एक तरह से बताने का तरीका है कि टाइगर के को फियर से मतलब फेरोसिटी भी बताई जा रही है और साथ साथ उसे एंटरटेन भी किया जा रहा है। इसके बाद है आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द पोएम दैट इज एडवाइजरी इन नेचर। हाँ, द सिंपल रूल यू मे हेल्प यू लर्न, दिस इज एडवाइजरी इन नेचर एंड इट ऑफर्स गाइडलाइन एंड प्लेफुल इंस्ट्रक्शन। यही वाली लाइन जो है वो यूज की गई थी, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न। तो ये फ्रेज आपको गाइड कर रहा है। आइए अनदर, ये आपका थ्री मार्कर क्वेश्चन है, 3 मार्कर है ये आपका, ठीक है। तो 3 मार्कर के अंदर आपको मैं बता दूं, कम से कम आप जो है 40 वर्ड्स ज़रूर लिखें, 40 to 50 वर्ड्स जा सकते हैं आप, 40 to 50 वर्ड्स आप जा सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलो भाई, ओटर्स के बारे में पढ़ा होगा है ना। ओटर्स आर नोन फॉर देयर पैक्यूलर बिहेवियर ट्रेट्स। अच्छा, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एनी 2 ट्रेट्स मेंशन इन मिजबिल द ऑटर। ओके, ये कहानी है, आपको अच्छे से पता है, बड़ी लंबी कहानी भी है, ठीक है। इसमें रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल बताया गया है कि किस तरह से, और यहाँ पे बड़ा मैक्सवेल बड़ा पेशेंट वाला बंदा दिखाया गया, उसकी जो फ्लाइट में जो वो नादानियाँ करता है वो सब किस तरह से वो उन्हें टॉलरेट करता है ना, पेशेंस के साथ। तो ठीक है, ऑटर्स आर नॉन फॉर पैक्यूलर बिहेवियर ट्रेट्स, यानी ऑटर्स जो हैं वो अपने अजीब बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एनी 2 ट्रेट्स मेंशन इन मिजबिल। तो एनी 2, कोई भी 2, तो इन्होंने 3 दे रखी हैं, आप कोई भी 2। एक तो लव फॉर मूवमेंट इन वाटर, तो इसको एक तरह से आप क्या कर सकते हो, हेडलाइन बना सकते हो, ठीक है, तो हेडिंग बना सकते हो। क्यूरियोसिटी था और उसके अंदर जगलिंग स्किल्स थे। तो ये 3 अजीब बातें, 3 ट्रेट्स थे जो आपके टेक्स्ट में बताए गए हैं, ठीक है। लव फ्रॉम द मूवमेंट इन वाटर, तो ऑटर्स कैन नॉट टॉलरेट स्टैटिक वाटर, ठीक है। मिजबल ओवरटर्न बॉल्स सेट इन दैम स्प्लैश्ड वाटर अंटिल इट ओवरफ्लोड, इंश्योरिंग वाटर वाज ऑलवेज इन मोशन। क्यूरियोसिटी क्या थी, मिजबल एक्सप्लोर्ड हिज सराउंडिंग्स कीनली, इन्वेस्टिगेटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड ट्राइंग टू इंटरेक्ट विद हिज एनवायरनमेंट सच एज फंबलिंग विद टैप्स टू टर्न दैम ऑन। जगलिंग स्किल्स क्या थे, मिजबल कुड जगल मार्बल्स, वो जगल करता था, एंड हिज बेली while lying on his back, okay, displaying dexterity and coordination। तो वो मतलब स्किलफुल था, ये कह सकते हैं। तो इसके अंदर जगलिंग स्किल्स थे। तो ये तीनों में से 2 आपको बताने, तो 2 ही आप बता सकते हो। 3 अजीब बातें थी पूरे चैप्टर में उसके लिए। हाउ डज द यूज ऑफ रेपिटेशन इन द पोएम अमांडा, हाउ डज द यूज ऑफ रेपिटेशन इन द पोएम अमांडा हाईलाइट द स्पीकर्स एक्सपेक्टेशंस एंड अमांडाज रिस्पॉन्सेस। ओके, यानी जो रेपिटेशन अमांडा का बार बार हुआ है या उसका नाम पुकारा गया है, तो वो क्यों पुकारा गया है, ठीक है। हाईलाइट द स्पीकर्स एक्सपेक्टेशन, यानी स्पीकर की एक्सपेक्टेशन क्या थी एंड अमांडास का रिस्पॉन्स क्या था। द रेपिटेशन हाईलाइट्स द स्पीकर्स कॉन्स्टेंट एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि बार बार हाईलाइट कर रहा था, बार बार अमांडा का नाम रिपीट हो रहा था, तो वो स्पीकर्स के कांस्टेंट एक्सपेक्टेशन को बता रहा था, क्योंकि जो स्पीकर है वो उसका एक्सपेक्टेशन बहुत है उससे। रीइंफोर्सिंग अमांडाज लैक ऑफ फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी, तो वो उसके लैक ऑफ फ्रीडम को क्या करता है, रीइंफोर्स कर रहा था। द रिपीटेड कमांड्स लाइक डोंट बाइट योर नेल्स, है ना, हाईलाइट द प्रेशर प्लेस्ड ऑन अमांडा। In contrast, Amanda's imaginative escapes, which are not repetitive, reflect her desire for independence and freedom, showcasing the tension between external control and her longing for self-expression। ठीक है, तो repetitions in the poem Amanda, ये मत करो Amanda, वो मत करो, और तो highlight the speaker's expectations, वो एक्सपेक्टेशंस क्या थी और अमेंडास के इसके रिस्पॉन्सेज क्या था। अमेंडा अपनी इमेजिनेशन में रहती थी, ये पूरा आपने पढ़ा होगा, तो इसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। How can Nelson Mandela's vision of liberating both oppressed and the oppressor be applied in modern societies to address issues of inequality and discrimination? जैसे आपको पता है कि नेल्सन मंडेला ने आपको बता रखा है कि ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों के कैरेक्टर खतरे में होते हैं, यानी जिस पर ऑपरेशन हो रहा है, जो ऑपरेशन कर रहा है, दोनों के दोनों
वो खतरे में होते हैं, ठीक है, उसको बोला द विजन कैन बी अप्लाइड इन मॉडर्न सोसाइटी। तो इसे मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर किस तरह से देखा जा सकता है? दिस विजन कैन बी अप्लाइड इन मॉडर्न सोसाइटीज बाय फोस्टरिंग डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिकंसिलिएशन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। Addressing inequality requires not only empowering marginalized communities but also educating and transforming the mindsets of those who perpetuate discrimination, breaking the cycle of hatred and prejudice. This dual approach ensures lasting peace and equality. So how can, question समझेंगे जितना उतना ही आंसर आपका समझ में आ जाएगा. How can नेल्सन मंडेला's vision of liberating, उन्हें यानी क्या था उसका विजन कि ऑप्रेस्ड को भी और ऑप्रेसर को भी लिबरेट करना, आजाद करना है, तो वो कैसे इस मॉडर्न सोसाइटी में अप्लाई हो सकता है? सो दिस विजन कैन बी अप्लाइड इन मॉडर्न सोसाइटीज बाय क्या, कैसे? फोस्टरिंग डायलॉग, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग और रिकंसिलेशन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, उनके बीच में अग्रीमेंट कराना, एड्रेसिंग इनइक्वालिटीज, ठीक है, तो वो एम्पावर करें, नॉट ओनली एम्पावर मार्जिनल कम्युनिटीज बट ऑल्सो एजुकेट देम, यानी उसे एम्पावर करें और एजुकेट करें, एंड ट्रांसफॉर्मिंग द माइंडसेट्स ऑफ दोज हु परपेचुएट डिस्क्रिमिनेशन, और जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उनके माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करें, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ हेट्रेड एंड प्रेजुडिस, प्रेजुडिस की और हेट्रेड की साइकिल को तोड़ें। दिस डुअल अप्रोच इंश्योर्स लास्टिंग पीस एंड इक्वालिटी। अगर आप ये डुअल यानी दो तरह से काम करते रहोगे, इधर उन्हें समझाते भी रहोगे, एजुकेट भी करते रहोगे, और जो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उनके माइंडसेट को भी चेंज करते रहोगे, तो ये बहुत अच्छे से सुलझ सकता है, लिबरेट हो सकता है। हाउ डज द लाइन एंड दे मूव्स ऑन रिफ्लेक्ट देन मूव, हाँ, हाउ डज द लाइन एंड देन मूव्स ऑन reflect in transient nature of fog, thereby contributing to the poem's deeper message about life's impermanence। यानी जब ये बोलता है and they moves on the reflect transient nature of fog, जरा देखते हैं क्या। The line symbolizes the fleeting and impermanent nature of the fog, यानी ये बता रहा है कि सिम्बलाइज कर रहा है कि जो फॉग का नेचर होता है वो इम्परमानेंट होता है, यानी परमानेंट नहीं होगा। पैरेललिंग द ट्रांजिएंट मोमेंट्स इन लाइफ, और इसको लाइफ से पैरेलल किया गया। जस्ट एज द फॉग क्वाइटली अराइव्स, जिस तरह से फॉग क्वाइटली आता है, लिंगर्स ब्रीफली, लिंगर करता है, एंड डिसअपियर्स, और फिर डिसअपियर हो जाता है। एज टू मैनी मोमेंट्स इन लाइफ, और ऐसी लाइफ में भी मोमेंट आता है दैट कम एंड गो विदाउट वार्निंग, तो वो चले जाते हैं, ऑफन लीविंग अ लास्टिंग इम्प्रेशन एंड अ सेंस ऑफ रिफ्लेक्शन। This imaginary reinforces the poem's theme that like fog, many experiences are temporary। जैसे fog temporary होता है, बहुत सारे experience temporary होते हैं। Quietly arriving and departing without notice, चुपचाप आते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। Leaving behind a sense of mystery and contemplation, और ये इस तरह से मिस्ट्री छोड़ जाते हैं और सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ जाते हैं। तो ये इस तरह से आप इसे आंसर कर सकते हैं। How does Chuboko's reaction to Lemov's marriage proposal reflect his priorities and values, यानी उसकी क्या प्रायोरिटीज और वैल्यूज को बताता है उसके रिएक्शन को। हाँ, तो चुबोको रिएक्शन टू लोमो मैरिज प्रपोजल रिफ्लेक्ट्स हिज अपॉर्चुनिस्टिक एंड मटेरियलिस्टिक प्रायोरिटीज। तो वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट, क्योंकि उनकी शादी जो हो रही होती है वो नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लव बट ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर होती है। ही एंथुजियास्टिकली एम्ब्रेसेस द प्रपोजल, वो बहुत जल्दी से एम्ब्रेस कर देता है। शोइंग रिलीफ एंड जॉय नॉट बिकॉज ऑफ लेमोज लव, वो लव की वजह से नहीं करता है, बट ड्यू टू द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिंग मैरिज फॉर हिज डॉटर विद नेबरिंग लैंड ओनर, ठीक है। एंड हिज एग्जैजरेटेड अफेक्शन फॉर लोमो, कॉलिंग हिम माई डियर फेलो, कॉन्ट्रास्ट शार्पली विद हिज प्रायर सस्पिशंस, ठीक है। एंड दिस रिवील्स चुबोको's वैल्यू फॉर अ स्टेटस इन सोसाइटी, तो वो स्टेटस इन सोसाइटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी ओवर जेन्युइन इमोशनल कनेक्शन। तो ये तो आपको पता ही है, ये मैरिज किस हिसाब से हो रही होती है, सब पैसे के लिए मैरिज कर रहे होते हो, तो इसके बेसिस बताएगा ये। हाउ डज द नेकलेस इलस्ट्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑनेस्टी एज द की एलिमेंट फॉर लीडिंग अ हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। मतलब हाउ डज द नेकलेस इलस्ट्रेट, यह पूरे चैप्टर का नाम है,
कि किस तरह से इस बात को इलस्ट्रेट करता है, सिग्निफिकेंस बताया कि ऑनेस्टी एज द की एलिमेंट फॉर लीडिंग अ हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। अगर आप ईमानदारी से जीते चले जाओगे तो आपकी लाइफ जो है स्ट्रेस फ्री रहेगी और एक हैप्पी लाइफ रहेगी। क्योंकि आपको पता है वो एक नेकलेस के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरे 10 ज़िंदगी के 10 साल क्या आप पूरी ज़िंदगी ही को ख़राब कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका 3 मार्कर है, तो आप देखो 3 पैराग्राफ में इन्होंने छोटी छोटी लाइन में इन्होंने लिख रखा है, तो इसे ज़रा देखते रहना कि किस तरह से लिखा है। सो Matilda's decision to replace the necklace without telling her friend the truth leads to a decade of suffering। यानी इस झूठ की वजह से ही तो उन्हें सफ़र करना पड़ा था। आपको अच्छे से पता है, अगर वो बता देती कि हाँ आपका जो नेकलेस है वो खो गया, तो वो कह देती कोई बात नहीं, वो तो इतने पैसे का था ही नहीं, तो फिर कुछ होता ही नहीं, है ना। हाउ डिसऑनेस्टली कैन रिजल्ट इन अनफोर्सीन कंसिक्वेंसेज दैट अफेक्ट वंस लाइफ बीइंग। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने झूठ बोला, तो उन्होंने फिर झूठ क्या बोला, फिर उन्होंने एक और नेकलेस खरीदा जो नकली था, लेकिन वो भी बहुत महंगा था, तो पैसे उधार लिया, पूरी ज़िंदगी उसे चुकाते रहे। फिर बाद में पता लगता है तो नेकलेस तो वो नकली था जो खोया था, तो वो तो इतने पैसे का था ही नहीं जिसकी वजह से उन्होंने रिप्लेस करके इतना पैसा उन्हें उसे दिया। तो ये उस बात को बताया जा रहा। दूसरा एक्ट है जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, द एक्ट ऑफ लाइंग कॉजेज अननेसेसरी स्ट्रेस एंड एंजाइटी। द एक्ट ऑफ लाइंग कॉजेज अननेसेसरी स्ट्रेस एंड एंजाइटी, यानी जो झूठ होता है वो अननेसेसरी स्ट्रेस और एंजाइटी पैदा करता है। कैसे? मैटिल्डा एंड हर हस्बैंड लिव इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ बीइंग फाउंड आउट विच अफेक्ट्स देयर फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। यानी हमें उनका यही रहता था कि हमें कोई ढूंढ न ले, हमको ये काम करते हुए पकड़े ना जाए, तो हमेशा डर रहता था। इमोशनल हेल्थ भी ख़राब हो रही थी उनकी और फिजिकल भी। फिर इफ़ मैटिल्डा हैड एडमिटेड हर मिस्टेक, अगर मैटिल्डा अपनी मिस्टेक को मान लेती, द आउटकम कुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। ऑनेस्टी फोस्टर पीस ऑफ माइंड, यानी अगर आप ऑनेस्ट हो तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, तो उसको ही बात बताई जा रही है, आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते थे। इसके बाद है ब्रीफली इवैल्यूएट द वैलिडिटी ऑफ एडिज, वैल्यूज आर कॉट नॉट टॉट। ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन अनिल एंड हरी सिंह इन द थीव्स स्टोरी। तो ये जो एडिज, ये जो प्रोवर्ब यूज की गई है, वैल्यूज आर कॉट नॉट टॉट, वैल्यूज जो है वो कैच की जाती हैं, सिखाई नहीं जाती, वो पकड़ी जाती हैं। तो कैसे ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन अनिल एंड हरी इन द थीव्स, ये कैसे हुआ? द स्टेटमेंट दैट वैल्यूज आर कॉट नॉट टॉट इज एविडेंट इन द स्टोरी, इस स्टोरी में साफ साफ पता लगी है। पर्टिकुलरली इन द इंसिडेंट व्हेन हरी स्टील्स अनिल्स मनी बट लेटर डिसाइड्स टू रिटर्न इट, यानी पहले वो चुरा लेता है और फिर डिसाइड करता है उसे रिटर्न करने का। अनिल साइलेंट ट्रस्ट एंड काइंडनेस such as forgiving Hari Singh's failed attempt at cooking and teaching him to read and write deeply impact the thief। तो values जो है ना are caught, उनको दिखाया जाता है, ऐसा नहीं कि हम उन्हें पढ़ाएं कि वैल्यू ये होता है, ये होता है, करके बताना होता है। These actions rather than words teach Hari Singh the value of trust, honesty and prompting him to choose integrity over theft। करके बताया उसने, सिर्फ बोलने से नहीं, एक्शंस कहता है ना वो, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो यहाँ पे ये भी वर्ड आपसे पूछा जा सकता है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड, ये किस तरह से कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे ये पूछी गई है, आपका ये भी हो सकता था, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये भी आपका कोट हो सकता था, तो इसको भी आप ऐसे ही एक्सप्लेन करते। आइए अब ग्रिफिन की बात करते हैं। ग्रिफिन एक्सपीरियंसेस मोमेंट्स ऑफ कंफर्ट एंड नॉर्मलेसी वाइल बीइंग इनविजिबल, यानी वो एक्सपीरियंस करता है कंफर्ट का, नॉर्मलसी का, जब वो इनविजिबल है। हाउ डू दीज फ्लीटिंग मोमेंट्स, लेकिन ये मोमेंट कैसे थे? फ्लीटिंग, टेम्पररी मोमेंट्स से। हाउ डू दीज फ्लीटिंग मोमेंट्स इम्पैक्ट हिज सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड हिज एक्शंस थ्रू आउट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी इससे क्या हुआ? ग्रिफिन फ्लीटिंग मोमेंट्स ऑफ कंफर्ट, यानी जो उसके टेम्पररी मोमेंट ऑफ कंफर्ट थे, सच एज फाइंडिंग वार्मथ एंड फूड जो उसे मिल रहा था, मोमेंटरली इस रीस्टोर हिज सेंस ऑफ नॉर्मलेसी, यानी उसे लगा कि हाँ ये तो बस बहुत नॉर्मल है, बहुत सही हो रहा है ना, इनविजिबल हो गया, आप कुछ भी कर सकता हूँ। बट क्विकली हाईलाइट हिज आइसोलेशन, पर बहुत जल्दी उसे अपने आप में अकेलापन महसूस होने लगा। दीज एक्सपीरियंसेस
डीपन हिज फ्रस्ट्रेशन, इस वजह से उसके मतलब उसे फ्रस्ट्रेशन होने लगी। एंड लॉन्गिंग फॉर कनेक्शन, वो कनेक्ट करने के लिए विश करने लगा। इन्फ्लुएंसिंग हिज एक्शंस, उसके एक्शंस इस बात से इन्फ्लुएंस कर रहे थे। हिज डेस्परेशन फॉर सर्वाइवल लीड्स हिम टू स्टील, उसके मतलब डेस्परेशन इतना बढ़ गया कि तो उसने चोरी करनी शुरू कर दी। डिस्गाइज हिमसेल्फ, उसने अपने आप को छुपा लिया। एंड अल्टीमेटली रीस्टोर टू वायलेंस, और फिर वो वायलेंस करने लगा। रिवीलिंग द इमोशनल टोल एंड इरोजन ऑफ हिज आइडेंटिटी एज ही बिकम्स इंक्रीजिंगली डिटैच फ्रॉम सोसाइटी, सोसाइटी से डिटैच होने की वजह से वो ये सारे काम करने लगा था। बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है ये भी। हमें लगता है कि हम गायब हो जाएंगे तो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन जब वो गायब हो जाए तो थोड़ी देर का ही आपकी हैप्पीनेस होती है, बाद में आपको फील होने लगा कि आप कितने आइसोलेटेड। सोचो आपकी तरफ से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आपसे बात ही नहीं कर रहे, ठीक है, कैसा लगेगा आपको पूरी ज़िंदगी फिर ऐसे ही रहना है, सोचो। हाउ डज लिटरेचर लाइक द बेकर फ्रॉम गोवा, कोर्ग and tea from Assam contribute to promoting tourism, raising awareness about regional cultures and traditions। देखिए, द बेकर फ्रॉम गोवा ये भी क्या बताता है, वहाँ के कल्चर को बताता है कि गोवा के अंदर ब्रेड का क्या कल्चर है, ठीक है। कोर्ग की बात करें तो कोर्ग भी जो है वो बहुत ज़्यादा क्या उसका जो जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लोग वहाँ पे टूरिज़्म के पर्पज़ से आते हैं। वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल है, बहुत ज़्यादा वो लोग क्या करते हैं बच्चे, अच्छा वो बहुत बहादुर भी है ना। तो फर्स्ट चीफ जो है वो आर्मी का वो वहीं से उनके निकला था। टी फ्रॉम आसाम, तो आसाम में टी का सबसे सबसे लार्जेस्ट प्लांटेशन है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं बच्चे, अवेयरनेस बढ़ाती हैं और रीजनल कल्चर्स को, ट्रेडिशन को बताओ। हाउ डज लिटरेचर्स लाइक, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। 6 मार्कर है, देखो अब देखो 6 मार्कर है। 3 मार्क तो आपके कंटेंट के मिलेंगे कि आप कंटेंट क्या प्रोवाइड कर रहे हो। 2 मार्क आपको मिलेंगे आप एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, यानी आपका लॉजिकल कंस्ट्रक्शन कैसा है, आप कंस्ट्रक्शन के साथ कैसे बना रहे हो, स्ट्रक्चर्ड कैसा है आपका, और आपकी ग्रामर एक्यूरेसी कैसी है। 1 मार्क आपको उसका मिलेगा, ठीक है बच्चे। आई इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि आपका ये ऐसे टाइप क्वेश्चन है कि इन तीनों को डिस्क्राइब करना है। अब तीनों को डिस्क्राइब करने के लिए कम से कम 3 पैराग्राफ तो चाहिए, तो इन्होंने ऐसे ही किया। तो आपके माइंड में, और फिर कंक्लूड किया, है ना। तो ये बिल्कुल ऐसे की तरह आपसे पूछा गया, तो आपको ये करना आना चाहिए कि पहले इंट्रोड्यूस करना कि क्वेश्चन क्या है ना, फिर वो उसे बॉडी में डालना और फिर से कंक्लूड करना। क्वेश्चन ऐसा था तो आंसर ऐसा होगा, हर क्वेश्चन ऐसा भी नहीं होगा। देखिए क्या लिखा है इंट्रोडक्शन में, इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग टूरिज्म बाय शोकेसिंग द यूनिक cultural, historical and natural elements of these regions. Each narrative vividly describes local traditions, landscape, lifestyles, sparking interest in these destinations among readers. यानी यहाँ से लेके यहाँ तक तो आप कैसे लिखोगे, इन तीनों की क्वालिटी के बेकर फ्रॉम गोवा क्या बताता है, बेकर फ्रॉम गोवा बताता है कि वहाँ का कल्चर, तो देखो कल्चरल वर्ड यूज़ किया है ना। हिस्टोरिकल कहाँ से बताए गए, टी फ्रॉम आसाम के टी कहाँ से है, यहाँ पे हिस्ट्री बताई गई, ठीक है। और नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ दीज रीजन्स, तो ये कहाँ से वर्ड लिया गया है, यहाँ कोर्ग से लिया गया है, क्योंकि वो नेचर के लिए बहुत ज़्यादा है। देखो तीनों वर्ड यूज़ करके ये पूरा इंट्रोडक्शन तैयार कर दिया इन्होंने। अब यहाँ पे देखो एक एक पैराग्राफ एक एक चैप्टर के लिए ले लिया। द बेकर फ्रॉम गोवा हाईलाइट्स द इंड्यूरिंग गोवा ट्रेडिशन ऑफ बेकिंग, द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द बेकर्स रोल, the idyllic charm of region by focusing on local customs and nostalgia of childhood memories. It attracts visitors eager to experience Goa's rich heritage, culinary delights and laid back atmosphere. तो ये सारा का सारा समरी है और कुछ नहीं है। ये यहाँ पे आपको समरी लिखनी है, यहाँ पे भी समरी, यहाँ पे भी देखो ये भी समरी है। Korg introduces the readers to region's beautiful landscape, rich history, distinct culture. It entices tourists by describing the Korgi people's martial traditions, hospitality, connection to nature. ये पूरी आपका क्या है, समराइजेशन। यहाँ से लेके यहाँ पे भी समरी है, देखो। Presents Assam as a tea haven or talking about its gardens and picturesque landscapes and cultural significance. The story highlights the importance of tea in Assam's history, making it attractive destination for travelers keen and exploring the tea estates, learning about tea cultivation, experiencing the region's serene beauty.
ये पूरा आपका क्या है बच्चे, कुछ नहीं, समरी है, ये भी समरी है, ये भी समरी है, ये भी समरी है, ठीक है। अब कंक्लूजन, द डिटेल्ड depictions of these regions make them effective tools, है ना, for promoting tourism, encouraging people to visit, experience these unique places first hand। तो ये इस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ। तो कितना अच्छा, 6 के 6 मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे इसमें। आइए फिर से 6 मार्कर आपका क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, वो क्या है जरा देख लीजिए। द पोएम द ट्रीज एंड अ टाइगर इन द जू रेजोनेट द थीम ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम, यानी ये दोनों ही फ्रीडम को बताते हैं, एंड द डिजायर टू ब्रेक फ्री, और ये दोनों फ्री होना चाहते हैं फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डोमिनेंस। एग्जामिन, तो आपको ट्रीज के बारे में भी बात करनी है और फिर द टाइगर इन द जू के बारे में बात करनी है। और कैसे करनी है, देखो 2 पैराग्राफ में करिए, वैसे तो नहीं, इन्होंने सॉरी मुझे दिख नहीं रहा था, 3 पैराग्राफ में बात की। तो कैसे किए, सबसे पहले ट्रीज उठाया, कैसे, देखो आंसर राइटिंग किस तरह से करें वो मैं आपको बता रहा हूँ। द ट्रीज आर मेटाफोरिकली ट्रैप्ड विद इन द हाउस, यानी जो ट्रीज है वो किसी घर में है और वो फंसा पड़ा है, मेटाफोरिकली, ठीक है, विद देयर रूट्स डिसएंगेजिंग फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा, वरांडे के अंदर फंसा हुआ है, पेड़ हो जाता है ना जो वरांडा भी तोड़ने लगता है फिर वो। देयर मूवमेंट टूवर्ड द फॉरेस्ट रिप्रेजेंट्स अ यर्निंग फॉर फ्रीडम एंड रिटर्न टू देयर नेचुरल स्टेट, यानी उसका जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं मेटाफोरिकली बता रहा है कि मैं अपने कहाँ जाना चाहता हूँ, जंगल में जाना चाहता हूँ, तो मैं आराम से फैल पाऊँ। अब दूसरे देखो पैराग्राफ में यहीं से फिर, द टाइगर इज फिजिकली कन्फाइंड टू अ केज इन द जू, तो फिजिकली वो भी कहाँ कन्फाइंड था, जैसे वो वरांडा में कन्फाइंड था ट्री, ऐसे ही है टाइगर जो है वो केज में डिफाइंड था, कन्फाइंड था। सिंबलाइजिंग द डिजायर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम कैप्टिविटी एंड रिटर्न टू द वाइल्ड, वो अपने घर जाना चाहता, वो भी जंगल जाना चाहता था। द टाइगर्स रेस्टलेसनेस इन द केज मिरर्स द इंटरनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, पहली बात। ओके, अब दूसरा पैराग्राफ में कैसे समझाया, देखिए। द ट्रीज सिंबलाइजेस नेचुरल ग्रोथ एंड फ्रीडम, मतलब ट्रीज कह रहा है कि मुझे नेचुरल ग्रोथ और फ्रीडम चाहिए। देयर रिलीज फ्रॉम द हाउस सिग्निफाइज नेचुरल टॉलरेंस एंड द नीड फॉर अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ, मच लाइक द ह्यूमन डिजायर टू एस्केप लिमिटेशंस दैट आर ईदर फिजिकल और सोसाइटीज, ठीक है। टाइगर रिप्रेजेंट्स अ पावर ऑफ नेचर एंड वाइल्डनेस दैट इज स्टाइफल्ड बाय ह्यूमन कन्फाइनमेंट। The metaphorically connection to freedom is portrayed through the tiger's yearning for freedom to roam freely in its natural habitat। तो फिर से वही बात बताई गई। अब इसके बाद ये देखिए, पढ़िए तीसरा पैराग्राफ नीचे तक है, सॉरी। The movement of trees towards the forest symbolizes liberation from human-made boundaries, stressing how freedom brings renewal, natural growth. Zoo represents operation where the tiger's desire for freedom is unmet. The contrast between the freedom of the wild and the limitations of captivity is stark, showcasing the tiger's struggle। तो ये दोनों को कंपेयर करते हुए 3 पैराग्राफ बनाए और फिर इसका आंसर आपको करना है, इसे इस तरह से इलेबोरेट करना था। आइए, हाउ डज द ऑथर यूज द नैरेटिव टेक्निक ऑफ मिसडायरेक्शन इन द मिडनाइट विजिटर टू इनहांस द सस्पेंस एंड द स्टोरीज अनएक्सपेक्टेड एंडिंग। तो क्या हुआ, जरा आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है तब तो बात ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा तो भाई दिक्कत वाली बात है। क्वेश्चन को पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाउ डज द ऑथर यूज द नैरेटिव टेक्निक ऑफ मिसडायरेक्शन इन द मिडनाइट विजिटर। तो यानी ऑथर ने वो कौन सी मतलब किस तरह से वो टेक्निक यूज की है ऑफ मिसडायरेक्शन, यानी मिसडायरेक्शन की टेक्निक कैसे यूज की है, टू इनहैंस द सस्पेंस ऑफ द स्टोरीज अनएक्सपेक्टेड एंडिंग। और इनहैंस करने के लिए, स्टोरी को इनहैंस करने के लिए, सस्पेंस इनहैंस करने के लिए और स्टोरी को अनएक्सपेक्टेड एंडिंग पर पहुंचाने में। आइए, The authors uses the narrative technique of misdirection masterly in the Midnight Visitor to enhance suspense and deliver an expected ending। यानी पहली लाइन कुछ नहीं करनी है, पहली लाइन वही बोलनी है जो आपके क्वेश्चन में पूछी गई है, यानी जो आपके क्वेश्चन का मेन पॉइंट है उसको एड्रेस करना है। इसके बाद यहाँ से शुरू हुआ है पैराग्राफ, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़िए। उल्टा रहे, सॉरी।
मुझे यहाँ से लाइटिंग आ रही है ना, दिख नहीं पा रहा, यहाँ से देखिए। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से, द रीडर इज लेड टू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ बालकनी, है ना, थ्रू ओजेबल्स फैब्रिकेटेड स्टोरी, यानी रीडर को ये बिलीव किया गया कि बालकनी है, ठीक है। बाय कॉन्फिडेंटली डिस्क्राइबिंग हाउ द बालकनी हैज बीन यूज्ड फॉर इंट्रूजन इन द पास्ट, ठीक है, तो उसे डिस्क्राइब भी किया कि किस तरह से पास्ट की स्टोरी में इंट्रूजन। ओजेबल क्रिएट्स अ बिलीवेबल सिनेरियो, यानी ओजेबल जो है वो इस तरह से क्रिएट करता है कि रीडर को भी लगने लगता है कि हाँ बालकनी तो है, वो राइवल एजेंट तो छोड़ो, उसे भी लगने लगता है। दिस मिसडायरेक्शन नॉट ओनली डिसीव्स मैक्स बट ऑल्सो बिल्ड्स टेंशन एज द रीडर एंटिसिपेट्स हाउ द बालकनी माइट प्ले रोल इन द अनफोल्डिंग इवेंट्स, यानी मैक्स को तो बेवकूफ बनाया है, साथ में रीडर को भी बनाया है। देखिए पहली बात। दूसरा, द सस्पेंस पीक्स व्हेन मैक्स in desperate attempt to avoid the police decides to escape through the balcony only to realize too late that it doesn't exist, तभी पता लगता है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। this clever twist destabilizes expectations and highlights Ozebel's wit and resourcefulness. the use of misdirection keeps the reader engaged, और इसी वजह से उसे engage रखा and ensures that a surprising and satisfying कंक्लूजन टू द स्टोरी, ताकि एंड में बहुत सेटिस्फेक्शन मिले, बहुत ही मिस्टेरी अनएक्सपेक्टेड एंडिंग मिले कि ये क्या हुआ, अभी तक तो हम बालकनी की बात किए जा रहे थे, अब तो यहाँ तो बालकनी है ही नहीं, उसने किस तरह से तो ये एंड करा इस तरह से, तो बहुत क्या प्यारा तरीके से उन्होंने एंड किया स्टोरी को, तो यही बताना था। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसे देख लीजिए। कमेंट क्रिटिकली ऑन द रोल ऑफ द सर्जरी इन द ट्रिम्फ या विक्ट्री ऑफ सर्जरी, ऐसे ही बोल दें तो ट्रिम्फ कमेंट क्रिटिकली ऑन द रोल ऑफ द सर्जरी, क्रिटिकली कमेंट करना है बच्चे, यानी क्रिटिसाइज करना है, ठीक है, ऑफ द सर्जरी, रोल ऑफ द सर्जरी, इसको क्रिटिसाइज करना है, क्रिटिकली कमेंट करना है, यानी इसके अंदर जो कमियां हैं वो बतानी है कि लोग इलाज कराते हैं, वो सोचते हैं कि इलाज करने से सब कुछ होता है, लेकिन कई बार इलाज की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ी डाइट और एक्सरसाइज की जरूरत होती है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक है, जो लिखा गया कैसे। द रोल ऑफ द सर्जरी इन द स्टोरी इज पाइवटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोथ एज अ स्पेस ऑफ फिजिकल रिकवरी एंड एज अ catalyst for Tricky's transformation. Critically, the surgery represents a contrast to the overindulgent environment at Mrs. Mumphrey's home. While Mrs. Mumphrey's pampering and excessive feeding led to Tricky's ill health, the surgery offers a more balanced, structured environment where Tricky receives proper care, including a strict diet, exercise, and importantly, social interaction with other dogs, all of which contribute significantly to his recovery. ये तो वही बात हो गई जो मेनली, ये भी एक तरह से क्या है, समरी है, क्योंकि अब कमेंट ही करना है आपको पूरा। द सर्जरी सिंबलाइजेज नॉट जस्ट मेडिकल इंटरवेंशन बट अ शिफ्ट टूवर्ड रिस्पॉन्सिबल पेट केयर, ब्रिंगिंग अप द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पेट्स वेल बीइंग विच रिक्वायर्स मोर देन अफेक्शन एंड इंटेलिजेंस। यानी बताया कि ब्रिंगिंग अप का मतलब इंटेलिजेंस नहीं होना है, ब्रिंगिंग अप का मतलब मोर देन अफेक्शन होता है। थ्रू ट्रिकीज रिकवरी एट द सर्जरी द राइटर क्रिटिक्स ओवर इंटेलिजेंस, तो राइटर ओवर इंटेलिजेंस को क्रिटिक करता है, हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ होलिस्टिक रिस्पॉन्सिबल केयर, उसको बताता है फॉर पेट्स एंड बोथ फिजिकली एंड इमोशनली, कैसे उन्हें ठीक करना है। तो इस पूरी कमेंट है, ये पूरे समरी है, पूरी मतलब अगर आप देखें तो पूरी स्टोरी की समरी है जो आपको बतानी थी, तो आप इस तरह से बता के कमेंट कर सकते थे, क्योंकि आंसर ही ऐसा था आपका, मतलब क्वेश्चन ही ऐसा था कि कमेंट क्रिटिकली ऑन द रोल द सर्जरी इन द, तो पूरी पर आपको कमेंट करना है, पूरा आपको स्टोरी को समराइज करना है, तो यहाँ पे ये इस तरह से करना था। तो आई गेस आपको किस तरह से क्वेश्चंस को डील करना है, किस तरह के 3 मार्क्स, आपके 2 मार्कर और आपके 6 मार्कर क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, एंड आई थिंक यू हैव गॉट द आइडिया। तो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स।